दोस्तों नमस्कार। डीआर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत इसका तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो लास्ट पार्ट होगा मौर्यकालीन कला। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन कला। मौर्य काल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान था। इस काल में शांति, सुरक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न कलाओं के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके पौत्र अशोक ने कला को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। सामान्य रूप से मौर्य कला को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 राजकीय कला और नंबर 2 लोक कला। तो राजकीय कला के अंतर्गत इसके अंतर्गत भवन निर्माण, नगर निर्माण, स्तूप, गुहाएं, पाषाण स्तंभों को शामिल किया जा सकता है। और जो नंबर 2 है लोक कला। लोक कला के अंतर्गत मृदभांडों, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों को शामिल किया जा सकता है। राजकीय कला तो मेगास्थनीज, एरियन तथा फाहियान ने पाटलिपुत्र नगर तथा यहाँ के बने चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य राजप्रासाद का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है तथा विशेष तौर पर पाटलिपुत्र की भव्यता का वर्णन किया है। एरियन लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद की तुलना में सूसा एवं एकवतना के महलों की भव्यता कुछ भी नहीं थी। जबकि गुप्त काल में आने वाला चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का वर्णन करते हुए लिखता है कि इसका निर्माण संभवतः दैत्यों ने किया होगा। मौर्य काल में स्तूप भी मौर्य स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण अंग थे। बौद्ध अनुसूचियों में अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता बताया गया है, लेकिन यह अतिशयोक्ति है। अशोक द्वारा बनवाए गए सांची का स्तूप, सारनाथ का धर्म रक्षित स्तूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें यज्ञ में उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। वस्तुतः स्तूप का शाब्दिक अर्थ थूहा या टीला होता है। स्तूप एक प्रकार का समाधि स्थल है जिसमें भगवान बुद्ध के व उनके शिष्यों के शारीरिक भस्मावशेष सुरक्षित रखे गए हैं। स्तूपों का प्रारंभिक स्वरूप अर्धगोलाकार था। इसमें एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का बनाया जाता था, जिसे अंड कहते थे। स्तूप के सिर पर एक चोटी होती थी जिसके ऊपर धातु पत्र रखा जाता था और इसे हर्मिका कहते थे। यह सबसे पवित्र भाग होता था जो स्तूप का कहलाता था। ये स्तूप है और यह हर्मिका। स्तूप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शारीरिक स्तूप, तो इसमें बुद्ध व उनके शिष्यों की अस्थियां, दांत, नाखून तथा केश रखे जाते थे। नंबर 2 है पारिभाषिक स्तूप। इसमें बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं जैसे चरण पादुका, भिक्षा पात्र इत्यादि को रखा जाता था। नंबर 3 है उद्देशिक स्तूप, तो जिसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से संबंधित पवित्र स्थानों
पर स्मृत रूप में निर्मित किया गया है, जैसे बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर। नंबर 4 है संकल्पित स्तूप। ये छोटे आकार के होते हैं। इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना मौर्यकालीन एकाश्म स्तंभ हैं। ये स्तंभ मथुरा चूनार से लाए गए हैं। इन स्तंभों पर ओपदार पालिश है, जिस पर संभवतः ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। इन स्तंभों में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तंभ सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है, जिस पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं। हमारा राजकीय चिन्ह इसी स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ पर स्थापित चक्र में 32 तेलियां थीं। वर्तमान में यह चक्र खंडित हो गया है, यानी टूट गया है, जबकि हमारे राष्ट्रीय झंडे में चक्र में 24 तेलियां हैं। इन शेरों के पैरों के नीचे 24 तीलियों वाला एक चक्र बना है, जिसमें 4 पक्ष दर्शाए गए हैं। हाथी, शेर, अश्व यानी घोड़ा, सांड को भागते हुए इसमें दिखाया गया है। जॉन मार्शल ने लिखा है कि सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ अद्वितीय तो नहीं, लेकिन विश्व के सर्वोत्तम कलाकृतियों में से एक है। सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ, सांची सिंह शीर्ष स्तंभ, बसवाड़ सिंह शीर्ष स्तंभ, लौरिया नंदन सिंह शीर्ष स्तंभ, संकिसा गज शीर्ष स्तंभ, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष स्तंभ, लौरिया अर्राज मयूर शीर्ष स्तंभ, ये सब उनके स्तंभ पाए गए हैं। लौरिया अर्राज का शीर्ष खंडित हो गया है, अतः अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इस पर मोर स्थापित था, जबकि कुछ विद्वान ने इसे गरुड़ की संज्ञा दी। लोक कला। तो मौर्यकालीन में लोक कला के अंतर्गत अच्छे किस्म के उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड मौर्य काल की प्रमुख विशेषता है, जिसमें कलश, कटोरियाँ, गिलास एवं तस्तरियाँ आदि को शामिल किया गया है। शिशुपालगढ़ यानी बंगाल से हमें इस तरह के मृदभांड अधिक संख्या में मिले हैं। मृदभांडों के अतिरिक्त हस्त निर्मित एवं सांचे में ढली मूर्तियाँ भी चंद्रकेतुगढ़ यानी बिहार से मिलती हैं, तथा बुलंदीबाग से रथ का एक पहिया भी मिला है। लोक कला के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्यों में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं। इसमें अधिकांश दीदारगंज यानी पटना से प्राप्त चामर ग्राहणी यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा सर्वाधिक अच्छी मिलती है, तथा मथुरा के परखम नामक स्थान से प्राप्त मणिकभद्र नामक यक्ष की मूर्ति की सर्वोत्तम है। मौर्यकालीन साम्राज्य के पतन के कारण कौन कौन से थे? तो इसके निम्नलिखित कारण थे, जैसे नंबर 1 अयोग्य उत्तराधिकारी, नंबर 2 वित्तीय संकट, नंबर 3 प्रांतों में प्रशासकों के अत्याचार, नंबर 4 शांति प्रियता, नंबर 5 ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया और नंबर 6 प्रशासन का अधिकेंद्रीकरण। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का ये पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।